सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। नाउ हम स्टार्ट करेंगे आगे की जर्नी हमारी कैपिटल गेन की। पिछले एपिसोड में हमने अब तक की जो कहानी थी हमारी वो रही है बेसिक्स ऑफ द कैपिटल गेन, डेफिनेशंस ऑफ द कैपिटल असेट, ट्रांसफर क्या होता है, फिर हाउ टू कंप्यूट, फिर कुछ हमने एक्सेप्शंस देखे थे कि कौन से साल में टैक्सेबल होगा वो, फिर हमने पढ़ा एग्जेम ट्रांसफर के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेप्रिशिएबल असेट, अगर कोई असेट आप अपने बिजनेस में यूज करते हो तो अकॉर्डिंग टू पीजीवीपी, based on the usage and the ownership, we can calculate depreciation on that। और अगर आप उस असेट को बेचते हो, सोल्ड, डिस्कार्डेड या फिर डिमोलिश्ड, इन दैट केस वी कैन कंप्यूट कैपिटल गेन ऑन दैट। अब कंप्यूट कैसे करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है। एज वी ऑल नो दैट के इट इज अ ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट अंडर इनकम टैक्स। तो उसमें कैपिटल गेन या लॉस कब आपको देखना है? देखो, अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में वी हैव अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द पर्टिकुलर असेट। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स में मशीनरी मतलब मशीनरी, मतलब वो ब्लॉक के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है। तो अब यहां पर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे? लेट अस टेक वन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख का, दैट इज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी। उसके अंदर दो मशीन है, एक्स एंड वाई। अब आपने तीसरा मशीन एक्वायर किया है, दैट इज जेड। सो वो है 6 लाख का। तो अभी आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक बना है 14 लैक्स। ये वर्ड को ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ ब्लॉक। अब आप उसमें से कोई भी एसेट बेचते हो, कोई भी मतलब एनी ऑफ थ्री, नॉट ऑल ऑफ द थ्री। आप तीनों असेट को नहीं बेचते हो, खाली उसमें से एक या फिर दो असेट को बेचते हो। और आपने उस असेट को बेचा है 5 लाख में, 5 लैक्स में। ठीक है। तो अब आपका बैलेंस कितना बनेगा? बैलेंस यहाँ पर 14 का असेट था आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक, उसमें से 5 का असेट आपने बेच दिया, तो आपके पास अभी भी वैल्यू बची है 9 लाख। और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है 9 लाख रुपए। अब यहां पर आपको ये चेक करना है कि क्या ब्लॉक के अंदर वैल्यू बची है? आंसर इज यस, वैल्यू इज देयर। क्या ब्लॉक में कोई असेट बची है? आंसर इज यस, ब्लॉक में असेट भी अभी तक है। ठीक है। आपने दो मशीन बेचे फॉर एग्जाम्पल, फिर भी अभी भी एक मशीन उसमें है। या फिर आपने एक मशीन बेचा है, दो मशीन अभी भी ब्लॉक के अंदर है। मतलब ब्लॉक के अंदर वैल्यू भी पॉजिटिव है और असेट भी अवेलेबल है। अगर ये दोनों केस पॉसिबल है तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। यहां पर आपका ब्लॉक सीज नहीं होता है। सो अगर ब्लॉक सीज नहीं होता है तो यहां पर कोई भी कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, सेम टू सेम अगेन, 8 लाख और 6 लाख। टोटल आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक बना 14 लैक्स। आपने कोई भी असेट बेची है, एनी ऑफ थ्री, अगेन आई एम सेइंग नॉट ऑल ऑफ द थ्री, या तो एक असेट या तो दो असेट। ठीक है। और वो असेट आपने बेची है 16 लाख में। मतलब यहां पर आपके पास 14 का ब्लॉक था, 16 में आपने बेचा, मतलब 2 लैक्स नेगेटिव हो गया। अब 2 लैक्स नेगेटिव हुआ मतलब आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक नेगेटिव हो गया है। भले आपकी ब्लॉक में असेट्स अवेलेबल है, सो वैल्यू ऑफ ब्लॉक इज नॉट देयर, राइट। तो यहां पर हम बोलेंगे ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है। उस केस में आपको होगा कैपिटल गेन। अब सर कैपिटल गेन लॉस में कंफ्यूजन ना हो तो बहुत सिंपल सा हिसाब है। आपके पास टोटल 14 लैक्स की असेट थी, आपने उसको 16 लाख में बेचा है, तो कितने का फायदा हुआ? सिंपल सा, 2 लाख का आपको फायदा हुआ, राइट। तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 2 लाख रुपए का। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फाइन। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 8 लाख का असेट ओपनिंग, 6 लाख आपने नया परचेस किया, 14 लैक्स आपकी वैल्यू ऑफ ब्लॉक हो गई। अब आपने तीनों असेट बेच दी, यू हैव सोल्ड ऑल थ्री असेट्स। नाउ व्हाट हैपेंस? अब यहां पर आपने तीनों असेट बेची है, मतलब देयर इज नो असेट इन द ब्लॉक। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो वी कैन से दैट ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। तो यहां पर आपका ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया है। अब आपके पास टोटल 14 लैक्स की असेट थी, आपने उसको 12 लाख में बेचा है, 12 लाख में, मतलब आपको 2 लाख का नुकसान हुआ है, राइट। सो इट इज योर STCL। भले आपका वैल्यू पॉजिटिव रहा, 14 का ब्लॉक ऑफ असेट 12 में बेचा, 2 लाख भले पॉजिटिव रहा, बट उस पर डेप्रिसिएशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास असेट नहीं है ब्लॉक के अंदर, राइट। सो इन दैट केस इट विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चौथा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 8 + 6 दैट इज 14 अगेन। You have sold all three assets. Again, you are selling all the three assets for 18 lakhs. अब यहां पर आपका ब्लॉक भी नेगेटिव हो गया है, असेट भी नहीं है,
योर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, तो आपको होगा कैपिटल गेन। 14 लाख का असेट था, आपने 18 लाख में बेचा, 4 लाख का आपको फायदा हुआ। तो बहुत सिंपल तरीके से देखो, मैं वापस इसको रिवाइज करता हूं। क्या आपको समझना है? आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ब्लॉक। वैल्यू ऑफ ब्लॉक का मतलब क्या होगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना एडिशन किया वो। ठीक है, सो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एडिशंस विल बिकम वैल्यू ऑफ ब्लॉक। अब आपको वैल्यू ऑफ ब्लॉक को कंपेयर करना है किसके साथ? सेल वैल्यू के साथ। आपने कितने की असेट बेची है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ब्लॉक में से अगर आप अपनी असेट जितनी की बेची है वो अगर माइनस करोगे, तो या तो वैल्यू अपना जो ब्लॉक होगा वो पॉजिटिव होगा, या तो ब्लॉक होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर ब्लॉक पॉजिटिव है तो चेक करो क्या उसमें कोई असेट अभी भी है। अगर हाँ असेट भी है, मतलब ब्लॉक भी पॉजिटिव है और असेट भी है, तो कंटिन्यू करो। ठीक है, अगर उसमें वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, भले असेट हो लेकिन वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मतलब आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक इज लेस देन सेल कंसीडरेशन, इन दैट केस आपको यहां पर होगा कैपिटल गेन। और अगर आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक इज ग्रेटर देन सेल कंसीडरेशन, मतलब आपकी वैल्यू ऑफ ब्लॉक ज्यादा है, सेल कंसीडरेशन उससे कम है, लेकिन उसमें कोई असेट नहीं बाकी है, आपने सारे असेट बेच दिए, सो इन दैट केस अगेन योर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, इट विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, तो आपको ये चार केस अगर एक बार आप देख लोगे तो आपको बहुत ही आपका काम इजी हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द प्रोविजंस। सेक्शन 50 will be there. Section 50 says capital gain in case of depreciable asset. तो पहले केस में आपको क्या देखा, देखो यहाँ पर where FVOC, that is your sale consideration received for the transfer of all or some of the asset, या तो आपने सारी एसेट बेची है या उसमें से कुछ ही एसेट आपने बेची है within the block of the asset during the previous year exceeds, मतलब your sale consideration exceeds value of block, मतलब यहां पर आपका जो ब्लॉक का वैल्यू था उससे ज्यादा अमाउंट से आपने सेल किया है, मतलब आपका ब्लॉक हो जाएगा नेगेटिव। अब उसमें असेट हो या ना हो, आपने सारी असेट बेची हो या कोई भी असेट बेची हो, इट विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, दूसरा केस, where any block of assets ceases to exist, the reason that all the assets within the block are transferred during the previous year and the sale consideration received is lower than the value of block. और मैंने आपको वैल्यू ऑफ ब्लॉक का मीनिंग समझा दिया है, इट इज ओपनिंग बैलेंस प्लस असेट अक्वायर्ड, मतलब योर सेल कंसिडरेशन इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। बट यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपने यहां पर सारी असेट बेच दी है, तो अब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए वैल्यू है लेकिन असेट नहीं है, सो इन दैट केस इट विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें, तो अगर आपका सेल कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ठीक है, तो उस केस में आपका ब्लॉक नेगेटिव हो जाएगा, और आपके ब्लॉक में अगर असेट है फिर भी हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाएंगे, इट विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। अब जो दूसरा केस है उसमें ऐसा होगा कि आपका सेल कंसिडरेशन इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सो अगर उस केस में आपको ये देखना है कि क्या आपने सारी एसेट ट्रांसफर करी है, आंसर इज यस। इफ यू ट्रांसफर्ड ऑल द असेट्स, तो उस केस में आपका ब्लॉक पॉजिटिव रहेगा लेकिन असेट नहीं है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अगर आपने कुछ ही असेट बेची है, सम ऑफ द असेट्स, देन इन दैट केस आपका ब्लॉक पॉजिटिव है, असेट्स भी है ना, तो ब्लॉक में वैल्यू भी है, असेट भी है, तो कंटिन्यू करो डिप्रिसिएशन। आप यहां पर आपका ब्लॉक रहेगा कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब देयर इज नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन दैट केस। क्लियर? ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है और एक चीज, कि यहां पर से जो होने वाला शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो गेन होगा, वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म ट्रीट किया जाता है, मतलब यहां पर आपको ऑलवेज या तो STCL होगा या तो STCG होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। एक चीज यहां पर और एक समझना, कि असेट लॉन्ग टर्म हो सकती है बेस्ड ऑन देयर पीरियड ऑफ होल्डिंग, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट गेन या लॉस मिलेगा वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म माना जाएगा। ठीक है, असेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकती है, लेकिन गेन या लॉस ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 20।
Singhania and Company, a sole proprietorship, owns the 6 machines put in use for a business in March 2024. अब यहाँ पर मार्च 24 है, मतलब हमारी बाउंड्री से बाहर है। हमारा बाउंड्री है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक का। सो अवर इट इज इन अ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तब उसने एक्वायर किया है और पुट टू यूज भी तभी हो चुका है। द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज चार्ज एट द रेट 15%। ठीक है। द डब्ल्यूडी ऑफ दिस मशीन एज ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है, इट इज 8,50,000। 3 ऑफ ऑल द मशीन्स वर सोल्ड। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का जो मशीन थे अपने पास, उसमें से 3 मशीन हमने बेचे हैं 10th जून 2024 फॉर रुपीज 11 lakhs, 11 लाख में हमने बेचा। अ सेकंड हैंड प्लांट वाज बॉट फॉर 8,50,000 ऑन 30th नवंबर 2024। ठीक है। अब ध्यान से समझना हुआ क्या है। आपके पास ओपनिंग था 850 का, प्लस आपने नया परचेस किया है, नया मतलब एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, भले वो सेकंड हैंड है बट वो एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज अराउंड 11 lakhs। सो टोटल आपका ब्लॉक का वैल्यू हो गया 1950, 19,50,000। ठीक है, 19,50,000। अब उसमें से आपने सेल कितने का किया है? आपने सेल किया है, पुराने जो वाले मशीन थे उसमें से 3 मशीन आपने बेचे हैं और आपने बेचा है उसको कितने में? सॉरी, नया मशीन आपने 11 का खरीदा है, 8.5 का खरीदा है, 850 का, तो ये हुआ 17 लाख। उसमें से आपने सेल किया है टोटल वैल्यू ऑफ 11 lakhs। तो यहाँ पर आपके ब्लॉक में पॉजिटिव वैल्यू है, 6 lakhs पॉजिटिव है और असेट भी है। ठीक है, और क्या है? असेट्स भी है। तो आपको इस पर कंटिन्यू करना पड़ेगा क्या? डेप्रिसिएशन। वैल्यू भी है, असेट्स भी है, तो कंटिन्यू करो क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस नहीं होगा। फाइन। अब यहां पर इसको कंप्यूट कैसे करेंगे? अब कई बार ऐसा कंफ्यूजन यहां पर रहता है कि सर ये 50% वाला मतलब आधा रेट पे मिलेगा या फुल रेट पे मिलेगा? तो यहां पर आपने जो नया मशीन परचेस किया है, ये आपने परचेस किया है 10th जून को, सॉरी 30th नवंबर को परचेस किया है, 10 जून को तो आपने बेचा है। तो सेल भले आपने पहले कर दिया हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जो एडिशन किया है उसको पहले ही कंसीडर करेंगे, भले वो एडिशन आपने पुरानी एसेट बेचने के बाद किया हो। तो मैंने यहाँ पर जो 8,50,000 ऐड किया है वो पहले कर दिया है। अब यहाँ पर मेरा वैल्यू ऑफ ब्लॉक बना 17 लाख रुपए, उसमें से मैंने माइनस किया 11 लाख का सेल वैल्यू, तो 6 लाख का वैल्यू बचा है। अब 6 लाख का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये फुल रेट वाला डिप्रिसिएशन है या फिर हाफ रेट वाला डिप्रिसिएशन है? ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। आपको करना क्या है? लुक, इट इज वेरी सिंपल। लेट मी हेल्प यू विद द कैलकुलेशंस। लुक, मान लो ऐसा सिनेरियो है, लास्ट में चले जाते हैं इधर। मान लो ऐसा सिनेरियो है कि आपका ओपनिंग बैलेंस था 8,50,000 प्लस एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन में पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, मोर देन इक्वल टू 180 डेज, कुछ नहीं है इसमें तो, ठीक है, नील। पुट टू यूज less than 180 days, that is 850। 850, so total comes to 17 lakhs। ये बना आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक। उसमें से आपको माइनस करना है असेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब सेल आपने यहां पर किया है ओपनिंग में से, जो ओपनिंग डब्ल्यूडी वाली एसेट थी उसमें से, जिस पर फुल रेट डेप्री मिलता है, 11 लाख का सेल हुआ है, तो टोटल 6 लाख बचा है। अब इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए आपको डेप्री कंप्यूट कैसे करना है देख लेना ध्यान से। आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक था 17 लाख का, उसमें से जिस पर फुल रेट डेप्री मिलता है वो था 850, जो ओपनिंग वाला था, और हाफ रेट डेप्री मिलता है वो है 850, जो आपने सेकंड हैंड मशीन परचेस किया है उसके बारे में। ड्यूरिंग द ईयर पहले माइनस करते आपने सेल किया, तो सेल यहां पर आपने कर दिया 11 लाख का। ठीक है, सेल हुआ 11 लाख का, तो यहां पर आपका 2,50,000 नेगेटिव हुआ। ठीक है, और यहां पर है 8,50,000। अब इसका जो नेगेटिव वैल्यू है आपको यहां पर ट्रांसफर कर देना है 250, 250, ये आप वर्किंग में कर सकते हो ऐसा।
तो 6 लाख बचा आपका इधर। तो यहाँ पर ये जो 6 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसका है? हाफ का। यहाँ पर फुल रेट पे कोई डेप्री आपको मिलेगा नहीं बिकॉज़ उसमें कोई वैल्यू बची नहीं है। हाफ रेट का डेप्री 15% इंटू 1 हाफ आप कर दो तो 7.5% हुआ। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है? डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। जब भी कभी ऐसा कन्फ्यूजन लगे, गो टू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में इसको शो कर दो और सीधा अपना यहाँ पर डेप्रिसिएशन का फिगर लिख दो बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ द वर्किंग नोट। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन। सिंपल। चलिए, लुक, ये रहा आपका 850 आपका यहाँ पर था, आपने परचेस किया 850 का, 17 लाख का आपका वैल्यू हुआ, 11 लाख आपने सेल किया। तो यहाँ पर जो 6 लाख बचा है, इट इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू द हाफ रेट डेप्रिसिएशन। तो उस पर हमने 45,000 का डेप्री कंप्यूट किया है। ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है। पहला आपको पूछा था डेप्रिसिएशन, तो हमने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके दे दिया है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा आपको क्या पूछा है, डेप्रिसिएशन पूछा है या वैल्यू ऑफ ब्लॉक पूछा है। ठीक है। कंप्यूट द कैपिटल गेन लायबल टू AY 25-26। So there is no instance of capital gain. Why? Because block does not cease to exist. Reason is what? क्योंकि ब्लॉक में अभी भी वैल्यू भी पॉजिटिव है और ब्लॉक में असेट्स भी है। सो इट इज नॉट सीज टू एग्जिस्ट। तो इस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन सारी समझाई हुई है। ठीक है। आप भी अपने हिसाब से देखो, यहाँ पर जो मैंने ऐसा लिखा है, इतना आपको जरा भी समझ में आ गया, मतलब अपने हिसाब से भी आप इसको फ्रेम कर सकते हो। ठीक है। एग्जैक्ट आपको टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज देखने की इसमें जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली समझा सकते हो कि कैपिटल गेन शैल अराइज ओनली व्हेन योर वैल्यू ऑफ ब्लॉक और योर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। अब ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट कौन से केस में हो सकता है? तो कि व्हेन यू ट्रांसफर सम और ऑल ऑफ द असेट्स, कुछ ही असेट आप बेचते हो या फिर सारी असेट आप बेचते हो और आपका ब्लॉक हो जाता है नेगेटिव। अब ब्लॉक नेगेटिव कब होगा? जब आपका सेल कंसिडरेशन एक्सीड्स वैल्यू ऑफ ब्लॉक। 15 का असेट आपने 18 में बेच दिया, तो वहां पर क्या होगा? आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। आप कुछ ही असेट बेचते हो और फिर भी अगर आपका ब्लॉक नेगेटिव रहता है, तो उस केस में भी आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना, सॉरी, आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। और तीसरा केस ऐसा था जिसमें आप सारी असेट बेच देते हो, भले आपका ब्लॉक पॉजिटिव हो। ठीक है। आपने सारी एसेट बेच दी है, भले आपका ब्लॉक पॉजिटिव हो, फिर भी उस केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको वहां पर होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। केस नंबर 3 यहां पर बोलता है, इफ सिंघानिया कंपनी हैड सोल्ड 3 machines in June 24 for 21 lakhs, will there be any difference in the above workings? एग्जाम। अब यहां पर क्या होगा देखना ध्यान से। आपने ये जो तीनों मशीन थे पुराने वाले, ठीक है, आपने उसको बेचा है 21 लाख में। तो आपका ओपनिंग था 8.5 का, एडिशन था 8.5 का, 17 लाख का आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक था। उसको आपने सेल किया है 21 लाख में, 21 लैक्स। मतलब आपका ब्लॉक हो गया इधर नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सा हिसाब है, 17 लाख का असेट था, आपने 21 लाख में बेचा है, 4 लाख का आपको फायदा हुआ। भले उसमें एक मशीन बाकी है अभी भी, लेकिन उस पर कोई डिप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। सो 21 लाख का आपका जो सेल कंसिडरेशन, उसमें से 8.5 का आपने एसेट ओपनिंग था और 8.5 का आपका परचेस था। 4 लाख का आपको हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डन। तो ये हुआ अपना डेप्रिशिएबल एसेट का कैलकुलेशंस। सी, प्रोविजंस आर वेरी सिंपल, सो डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेट मत करना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। ठीक है। एक बार फास्ट पढ़ो और इसको कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन 50AA। इट इज ऑल अबाउट मार्केट लिंक डिबेंचर्स। ये पिछले साल का अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2023 का। ठीक है। चलिए, अब क्या है ये? तो सबसे पहले समझते हैं मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या होते हैं। लुक, द मार्केट लिंक डिबेंचर्स आर अ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, those whose returns are linked to the external benchmark, generally a stock market index। आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सुना होगा, उसके जैसा यहाँ पर है डिबेंचर्स। मतलब डिबेंचर में आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा बेस्ड ऑन अ इंडेक्स। ठीक है। या फिर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो डेट ओरिएंटेड यूनिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। यूजुअली जो हमने म्यूचुअल फंड देखे वो है इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। मतलब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स अपना सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। लुक,
A mutual fund which invests in equity shares of a domestic company is less than 35% of the total profit. कितना पैसा आया उसे 35%. A mutual fund investment in debt or money market instruments is exceeding 65% of the total profit. उसको हम बोलते हैं specified mutual fund or we can say debt oriented fund. ठीक है, तो वहां पर आपको ये चीज समझनी है. अब सिंपल सा फंडा बहुत सिंपल है कि अगर आपने उस डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है विच आर मार्केट लिंक्ड. अब डिबेंचर में क्या होता है कि वो रिडेम्पशन होते हैं डिबेंचर, राइट. तो रिडेम्पशन टाइम पे आपको जो भी पैसा मिलेगा, ठीक है, वो आपका बना सेल कंसिडरेशन. कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो है सेल कंसिडरेशन. उसमें से आप क्या माइनस करोगे? कॉस्ट. कॉस्ट मतलब क्या? आपने कितना पैसा देकर उसको एक्वायर किया था, वो बन गया आपकी कॉस्ट. तो इसका रिजल्ट आपका क्या बना? कैपिटल गेन. अब सर ये शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा? इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म. ये हमने जब पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा था आगे, तब भी हमने इसको डिस्कस किया था कि मार्केट लिंक डिबेंचर्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए शॉर्ट टर्म. मतलब यहाँ पर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कोई मायने रखता नहीं है, वेदर इट इज ए लॉन्ग टर्म पीरियड हो या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड हो, इसका गेन ऑलवेज क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म ही रहेगा. ठीक है, सो इट वाज स्मॉल कांसेप्ट ऑफ द मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स. नाउ नेक्स्ट वी आर शिफ्टिंग टू द 50B. 50B is talking about slum cell. अब ये फंडा क्या है? व्हाट इज स्लम सेल? सॉरी, थोड़ा गला खराब है आज. अब स्लम सेल की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज स्लम सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, लमसम सुना है आपने? लमसम कभी ऐसा कि आप कोई पर्टिकुलर असेट का हिसाब नहीं करते. जब कंपनी अपना यूनिट्स एज ए लमसम ऑल द असेट्स अंडर द यूनिट्स, वो पूरा का पूरा यूनिट सेल कर देती है, उस केस में हम बोलते हैं स्लम सेल. मतलब कोई एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसके अंदर मशीनरीज है, उसके अंदर फर्नीचर्स है, फिटिंग्स है, सब कुछ जितना भी है वो सब कुछ वो वन शॉट पेमेंट में क्या कर देती है? सेल कर देते हैं. मतलब अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपने अपना यूनिट 5 करोड़ में बेचा. कितने में? 5 करोड़ में. उसमें इंक्लूड क्या है? उसमें इंक्लूड सब कुछ है. आपका फैक्ट्री बिल्डिंग आ गया, फैक्ट्री का फर्नीचर आ गया, फैक्ट्री का प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ये सारी चीजें, उसके अंदर कंप्यूटर्स थे वो भी आ गए. अब दिक्कत क्या है कि इन सब की कॉस्ट अलग अलग होगी. ठीक है, आपने बेचा 5 करोड़ में है, अब सबकी कॉस्ट क्या होगी? अलग अलग होगी. सबका होल्डिंग पीरियड क्या होगा? अलग अलग हो सकता है. हो सकता है आपका बिल्डिंग लॉन्ग टर्म हो, कोई मशीनरी शॉर्ट टर्म हो, कोई मशीनरी लॉन्ग टर्म हो, कोई फर्नीचर शॉर्ट टर्म हो, कोई फर्नीचर लॉन्ग टर्म हो. अब इस केस में दिक्कत ये आती है कि हर एक चीज का हमने इंडिविजुअल वैल्यू डिसाइड नहीं किया है. ठीक है, हमने ये नहीं दिखा इधर के बिल्डिंग का कितना, फर्नीचर का कितना, ये कितना, वो कितना, सब कुछ. तो उस केस में कंप्यूट कैसे किया जाए कि अगर आप एज ए यूनिट पूरा यूनिट बेच देते हो एज ए होल स्लम सेल के नाम पर, तो उसमें कंप्यूटेशन कैसे होगा? तो यहां पर बहुत सिंपल सा फंडा है. देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग, कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहली बात सेल कंसिडरेशन. तो सेल कंसिडरेशन यहां पर फिक्स है कि आपने 5 करोड़ में यूनिट बेचा है. ठीक है, अब दूसरा यहां पर आपको देखना है कॉस्ट. अब कॉस्ट किसकी ली जाएगी? बिल्डिंग की कॉस्ट अलग है, फर्नीचर की कॉस्ट अलग है, मशीन की कॉस्ट अलग है. कौन सी कॉस्ट हम कंसीडर करेंगे? शॉर्ट टर्म कंसीडर करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, इंडेक्सेशन लेंगे, नहीं लेंगे, किस तरह से कंप्यूट करेंगे? ठीक है, तो यहां पर सिंपली बोला गया है कि कॉस्ट मतलब आपको लेना है नेट वर्थ. ठीक है, लुक, व्हेन अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर्ड एज स्लम्प सेल, आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल देंगे कि ये स्लम्प सेल है. ठीक है, इफ अंडरटेकिंग इज हेल्ड मोर देन 36 मंथ्स, इट इज एलटीसीजी. यहां पर आपको होल्डिंग पीरियड 3 साल ही देखना है. इंडेक्सेशन बेनिफिट सेल नॉट बी अवेलेबल, तो इंडेक्सेशन का तो क्वेश्चन यहां पर रहेगा ही नहीं. एवरी एसएससी इन केस ऑफ स्लम सेल फर्निश द प्रिस्क्राइब फॉर्म. ठीक है, वो इतना कुछ काम का नहीं है, रीड वंस. अब कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा? तो यहां पर आएगा सेल कंसिडरेशन, उसमें से माइनस होगा नेटवर्थ. ठीक है, नेटवर्थ को हम क्या मान लेते हैं? डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब सेल कंसिडरेशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर सेल बी डीम्ड टू बी द एफईओसी. मतलब आपने सेल किया 5 करोड़ में और फेयर मार्केट वैल्यू 6 करोड़ है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? यहां पर 6 करोड़ कंसीडर करेंगे. ठीक है, नेटवर्थ सर उससे कम हुआ तो
5 करोड़ का सेल है और 4.5 करोड़ का एफएमवी है, तो फिर 5 करोड़, आप ही तो बोल रहे हो 5 करोड़ में बेचा है, ठीक है? मतलब आपको एफएमवी और सेल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर ही यहाँ पर समझना है, ठीक है? लॉजिकली भी। अब नेटवर्थ की बात करते हैं, नेटवर्थ यहाँ पर कैसे कंप्यूट होगा? अब नेटवर्थ आपने कभी कंप्यूट किया है? आपने जब गुडविल कंप्यूट किया होगा या फिर शेयर का वैल्यूएशन किया होगा, तब आपने नेटवर्थ निकाला है। सिंपल है, असेट माइनस क्या करना है? लायबिलिटीज, ठीक है? जितनी भी एसेट है उसमें से क्या माइनस करो? लायबिलिटीज। अब वैल्यू कौन सी लेनी है वो समझते हैं। लुक, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स, दैट इज टोटल असेट्स, लेस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। असेट में से क्या करना है? लायबिलिटीज माइनस करनी है। कौन सी? which is belong to the undertaking or a division as appearing in the books of account। अकाउंट में जिस तरह से दिया है उस तरह से यहां पर कंसीडर करना है। However, any change in the value of on account of revaluation shall not be considered for the purpose। मतलब अगर यहां पर रिवैल्यूएशन का गेन या फिर लॉस अगर कंसीडर किया है तो हम क्या करेंगे? उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है? अभी हम क्वेश्चन करते हैं, यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दैट। So net worth will be what? Total value of the assets of the undertaking less liabilities of the undertaking as appeared in the books of account। अब असेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर डेप्रिशिएबल असेट है, डेप्रिशिएबल असेट, तो आपको उसकी WDV कंसीडर करनी है। मतलब आपने जब खरीदा था, कॉस्ट आपकी, उसमें से अब तक आपने कितना डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज किया है वो आपको ध्यान में रखना है। कंसीडर ऐसे करना है एज इफ इट इज अ ओनली असेट इन द ब्लॉक, ठीक है? मान लो कोई एक फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर अगर अकेला ब्लॉक का हिस्सा होता तो अब तक इसका डेप्री कितना होता, वो माइनस करना है। और जिस दिन आपने स्लम सेल किया है उस साल तक आपको पहुंचना है, उसकी WDV तक आपको पहुंचना है, ठीक है? इन केस ऑफ कैपिटल असेट वेयर होल एक्सपेंडिचर इज अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD। अगर 35 AD के अंदर आपको 100% डिडक्शन अलाउड है, तो उस केस में हम उसकी असेट की वैल्यू क्या लेंगे? नील, बिकॉज आपको ऑलरेडी डिडक्शन अलाउ कर दिया गया है। अकाउंट्स में हो सकते हैं उसकी वैल्यू, बट हमारे इनकम्स के पर्पस के इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? नील। इन केस ऑफ एनी अदर असेट हम लोग क्या देखेंगे? बुक वैल्यू ऑफ द असेट। जैसा डेटर्स हो गया, राइट? तो डेटर्स के केस में हम क्या करेंगे? सीधा बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स लेंगे। तो यहां इस तरह से हमको कंसीडर करना है। अब फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। लुक, क्वेश्चन नंबर 21। Mr. A is a proprietor of Akash Enterprise having 2 units. He transferred on 1/4/24, पहले दिन, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात हो रही है। यूनिट 1, अब यूनिट 1 का उसने क्या किया है? यहाँ पर सेल किया है फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 22 lakhs एंड द फेयर मार्केट वैल्यू FMV ऑन द डेट वाज 25 lakhs। तो हम लोग अपना सेल कंसिडरेशन मुझे मिल गया, कितना होगा? 25 लाख। यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005-6, तो मोर देन 36 मंथ्स हो गया। मतलब इस पर जो गेन होगा वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है? द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर इस ट्रांसफर वाज 28,000। तो सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन द ट्रांसफर, तो हमें मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन। तो सेल वाला हिस्सा हमारा हो गया। अब जो बात रहेगी वो किसकी रहेगी? कॉस्ट ऑफ द असेट की बात रहेगी। लुक, हिज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25 इज एज अंडर। तो हमने 24-25 में ट्रांसफर किया है, तो 25-25 की बैलेंस शीट हम यहां पर देखेंगे। लुक, पेड अप कैपिटल वाज 15 lakhs, रिवैल्यूएशन रिजर्व वाज 3 lakhs, लोन इज अ 2 lakhs, लेकिन उसमें 70% यूनिट 1 का है, तो यहां पर 70% मतलब 1,40,000 इसका होगा। क्रेडिटर्स में 25% ऑफ द यूनिट 1, तो 37,500 विल बी फॉर द यूनिट 1। बिल्डिंग देखते हैं 12 लाख। बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज यस, रिवैल्यूएशन रिजर्व का एडजस्टमेंट है। इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग द अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका यहां पर है, जो हमने बिल्डिंग को रिवैल्यू करके निकाला हुआ है, और उसका वैल्यू कितना है? 3 लाख रुपए। तो 12 में से ये 3 लाख हमने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, तो उसको हम डाउनलोड करेंगे, 3 लाख माइनस हो जाएगा। सो इसका इफेक्टिव वैल्यू होगा 9 लाख के बिल्डिंग का।
No individual value of any asset is considered in a transfer deed. Obviously, it is a slump sale. Other assets of the unit 1 include, other assets मतलब इसकी बात हो रही है, include the patents acquired in 1722. 1722 मतलब financial year हुआ 22-23 for rupees 50,000 on which no depreciation has been charged. अब ये एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि उस पर कोई भी हमने अब तक डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया है. वी ऑल नो दैट कि अगर स्लम सेल के अंदर कोई भी एसेट अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो हम उसकी डब्ल्यूडीवी कंसीडर करेंगे. मतलब हमें इस पेटेंट की डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी. ठीक है, सो वी विल कंसीडर डब्ल्यूडीवी ऑफ द पेटेंट. डेटर्स है 1 लाख के और मशीनरी है हमारा 3 लाख का. तो बाकी कुछ नहीं बोला है, तो जो असेट की वैल्यू बैलेंस शीट में दी है उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. ठीक है, चलिए अब कंसीडर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. सेल वैल्यू हमारा है जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, जो मैंने आपको बताया हायर ऑफ सेल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो रहेगा हमारा 25 लाख रुपए. उसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ है 28,000. सो नेट सेल कंसिडरेशन इज 2472, इतना आया. अब बात करेंगे कॉस्ट की. तो कॉस्ट मतलब क्या था, नेटवर्थ को ही हमने क्या मान लिया है, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, सो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अ नेटवर्थ. अब नेटवर्थ के लिए हम लोग यहाँ पर कंप्यूट करेंगे कैसे आता है वो. सो नेटवर्थ सबसे पहले बात करेंगे असेट साइड से बिल्डिंग की. असेट में से लायबिलिटी माइनस करनी है, तो असेट में से बात करेंगे हम लोग बिल्डिंग की. तो बिल्डिंग आया 9 लाख रुपए. 9 लाख कैसे आया, 12 लाख का बिल्डिंग था, 3 लाख ऊपर अपना रुपया हुआ रिवेल्यूएशन रिजर्व का, तो 9 लाख रुपए हमारा बिल्डिंग बना. मशीनरी 3 लाख रुपए जो बुक्स में दी है वही. डेटर्स हमारे 1 लाख एज पर द बुक्स. अब पेटेंट, पेटेंट हमने अक्वायर किया था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में और उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा था. ठीक है, 22-23 में भी ये जो हमने पेटेंट एक्वायर किया था वो जुलाई में एक्वायर किया था. मतलब 22-23 में उस पर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड. अब पेटेंट इज एन इंटेंजिबल असेट, तो उस केस में हमें 25% डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो पेटेंट की डबल डीवी क्या निकलेगी. सो 1/7/22 को हमने परचेस किया 50,000 रुपए का. उसमें 22-23 का पूरे साल का 25% डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा. सो दैट विल बी 12,500. ठीक है, 25% 50,000 इंटू 25%. हमने फुल डेप्री लिया बिकॉज जुलाई में एक्वायर किया था इसके लिए. 1/4/23 को डब्ल्यू निकला 37,500 और 23-24 में 37,500 इंटू 25% अगेन, सो दैट इज 9375. So 28,125 was the double deviation 1424 that we are supposed to consider for the purpose of net worth. ठीक है, तो हमने यहां पर इसको जोड़ दिया पेटेंट्स को 28,125. अब अदर एसेट के बारे में भी कुछ था यहां पर 1,50,000. अदर एसेट में 50,000 वाज द पेटेंट, तो हमारी अदर एसेट बची कितनी, 1,50,000 माइनस 50,000 फॉर द पेटेंट. सो 1 लाख का हमारा क्या बना यहाँ पर अदर एसेट बचा. तो टोटल एसेट बनता है 14,28,125. डन. उसमें से हमने लायबिलिटी माइनस करेंगे, जो क्रेडिटर ये दोनों हम ले लेंगे एज पर बुक्स. सो 37,500 वर द क्रेडिटर्स, 25% थे यूनिट 1 के, और बैंक लोन 70% था 2 लाख का, सो दैट इज 1,40,000. सो इट इज 2 लाख into 70% and it is 1,50,000 into 25%. सो नेटवर्थ बना 1250,625. ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर 1250,625 माइनस कर दिया हमने, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा मिला 1221,375. आपको यहाँ पर कोई भी इंडेक्सेशन नहीं करना है. ठीक है, डन. सो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ स्लम सेल. देखो ज्यादा इसमें मतलब क्वेश्चन को देख के इतना सोचते मत रहना, सीधा लिखना चालू करना. एक टेबल पहले बना देने का. कैपिटल गेन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीधा चालू करो यार, ऊपर टाइटल दे दो कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेल कंसिडरेशन लिख दो, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन, फिर फिगर्स ढूंढते रहो क्वेश्चन में से.
ठीक है, जरूरत पड़े वहां पर वर्किंग नोट बना देंगे। तो ज्यादा क्या सोचने में टाइम चला जाता है बहुत, तो उसमें आपको एग्जाम में भी टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग, जैसे ही आपने पेन चलाना चालू करेगा दिमाग अपने आप चालू हो जाएगा चलना। फाइन। सो इट वाज ऑल अबाउट 52। अब क्वेश्चन 22 वो आप एक बार खुद से ट्राई करना, अगर ऐसा कुछ लगे तो मुझे बताना। ठीक है, चलिए 50 बी हमारा हो गया। नाउ 50 सी। अब इनकम टैक्स में जब भी बात आती है लैंड एंड बिल्डिंग, सो वी ऑलवेज कंसीडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, इसका जिक्र हमने बिजनेस में भी किया था, सेक्शन 43 सी ए, 50 सी एंड 56 टू 10। ठीक है, ये तीनों सेक्शन साथ साथ चलेगी। 56 टू 10 इज अबाउट गिफ्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पर भी हमने इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन में भी हम इसको कंसिडर किए हैं कि जब लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड होता है, तब वहां पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यहां पर नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बट कंसिडर कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब सिंपल सा, पूरा पढ़ने से अच्छा है सिंपल सा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं करना क्या है। जब भी आपको कोई ऐसा बोला जाए कि आपने कोई लैंड या बिल्डिंग बेचा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको देके रखेंगे क्वेश्चन के अंदर। आपको ये चेक करना है कि क्या आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। आपने जितने में बेचा है उसका 110% निकालो, सेल कंसिडरेशन का 110%, उसको कंपेयर करो किसके साथ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो 110% से भी ज्यादा है, if your SDV exceeds 110% of the sale consideration, in that case स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही क्या मान लेंगे हम लोग, डीम्ड सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोविजन है। इफ योर SDV exceeds 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, उस केस में हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही क्या मान लेंगे, सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। सर एग्जैक्ट 110% हुआ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू is less than equal to 110% of sale consideration, then no adjustments is required। मतलब आपने जितने में बेचा वो फाइनल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा सर, जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिल्डिंग के या लैंड बिल्डिंग की, जब अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपने टोकन दिया, पहली बार आप देखने गए उसको, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, आपको पसंद आई। ठीक है, तो आपने वहां पर बुकिंग करवा दिया आज कि भाई आज से ये मेरी हुई प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने उसको टोकन दिया कि अब 2 साल के बाद जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तब हम लोग वापस मिलेंगे, मैं तुझे जो बैलेंस अमाउंट है पे करना था वो मैं तुझे पे कर दूंगा और ये प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब जब आपने पहली बार देखा, आपने टोकन दिया, बराबर, उस दिन का भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, और जिस दिन फाइनलाइज हुआ, ठीक है, शादी का दिन, मैं यहाँ पर यूजुअली ऐसे बोलता हूँ कि सगाई का दिन या फिर शादी का दिन, तो सगाई का दिन मतलब जिस दिन आपने सगुन दिया, टोकन दिया, वो वाला दिन, और शादी का दिन मतलब जिस दिन आपने 7 फेरे लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ फाइनली, वो वाला दिन। अब हो सकता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों दिन अलग अलग हो, तो आपको जो कंपैरिजन के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चाहिए वो कौन सी रहेगी, सगाई वाले दिन या शादी वाले दिन। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन ऐसी है कि सगाई वाला दिन मतलब डेट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, अगर अग्रीमेंट के दिन आपने टोकन अमाउंट जो दिया है, अब यहाँ पर टोकन भी हो सकता है या फुल अमाउंट भी हो सकता है, पार्ट और फुल। टोकन अमाउंट जो आपने दिया है, अगर वो नॉन कैश मोड से है, मतलब आपने कैश पेमेंट नहीं किया है, बेरर चेक नहीं दिया है, क्रॉस चेक नहीं दिया है, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक चलेगा, अकाउंट पे ड्राफ्ट चलेगा, ईसीएस चलेगा, यूपीआई चलेगा, आईएमपीएस चलेगा, एनईएफटी चलेगा, एनी अदर मोड, ठीक है, वो सब चलेगा, पेटीएम भी चलेगा। ठीक है, सर कितना पैसा देना होता है टोकन के दिन, अगर 1 रुपया भी अगर आपने दे दिया है बुकिंग अमाउंट सगुन का, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट अगर आपने पार्ट
और फुल ऑफ द पेमेंट इज मेड बाय नॉन कैश मोड, तो हम लोग डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन का क्या लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आपने मान लो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, सीधा टोकन की बात, अपना सीधा रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, या फिर अग्रीमेंट हुआ है लेकिन उस दिन आपने कैश टोकन दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेंगे। ठीक है, हायर लोअर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर सगाई वाले दिन सगुन आपने नॉन कैश मोड से दिया तो सगाई का दिन, अदरवाइज शादी का दिन, सिंपल। चलिए लुक, डेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, तो डेट ऑफ अग्रीमेंट हम ले सकते हैं कब, इफ पार्ट और फुल, देखो मैंने यहां पर आपको बोला कि 1 रुपया भी अगर आपने दे दिया है तो भी वो कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज पार्ट पेमेंट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि 10% 20%। ठीक है, पार्ट और फुल पेमेंट मेड बाय एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एटसेट्रा, और एनी अदर मोड भी चलेगा इसमें, बराबर सिंपल है, नॉन कैश। तो हम लोग डेट ऑफ अग्रीमेंट लेंगे, या फिर अदर केस में हम लोग क्या लेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इश्यू ऐसा है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा है 100 lakhs में, सेल कंसिडरेशन, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 112। मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपका जो सेल कंसिडरेशन है, यहां पर आपका जो सेल कंसिडरेशन है उसका अगर मैं 110% करूं, 1110% ऑफ सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू 110, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 112। मतलब यहां पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है। So we know that if SDV exceeds 1110% of the sale consideration, in that case हम stamp duty value को ही क्या मान लेंगे, deemed sale consideration मान लेंगे, और बाकी की कंपटीशन हम लोग 112 से ही करेंगे। ठीक है, अब आपने एओ को बुलाया कि इधर आ, देख मैंने प्रॉपर्टी 110 में बेचा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से 112 है, तू मार्केट में जितना चाहे जोर लगा ले, ठीक है, ये प्रॉपर्टी 110 से ज्यादा फेच नहीं कर पाएगी। ये तो मैंने बायर को उल्लू बना के 110 में बेचा है, वरना इसकी औकात 105 की है। ये प्रॉपर्टी मार्केट में 105 से ज्यादा नहीं ले पाती, ये तो मेरा हुनर है, मैंने उसको बाटली में उतारा है और मैंने इसको 110 में बेचा है, और तू बात कर रहा है 112 की। 112 यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सॉरी 110 नहीं, मैंने 100 में बेचा है, सॉरी 100। ठीक है, 100 में मैंने बेचा है इस प्रॉपर्टी को, इसकी औकात 95 की है, और तू बोल रहा है 110 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सॉरी 112 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि आपको जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो मंजूर नहीं है। आपने बोला यार ये एक्सेसिव बहुत है यार, मैं मार्केट में कितना भी जोर क्यों ना लगा लूं, कितने टाइम से मैं ट्राई कर रहा था इस प्रॉपर्टी को सेल करने की, 100 से ज्यादा तो मैक्सिमम मुझे कोई बोलने को तैयार नहीं था। ठीक है, मतलब आप यहां पर क्वेश्चन क्या उठा रहे हो, आपको यहां पर क्वेश्चन ये है कि भाई जो फेयर मार्केट वैल्यू है असेट की, राइट, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मैच नहीं कर पाएगा। मतलब अगर तुमने बोला है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 है, सॉरी 112 है, ठीक है, तुम बोलते कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 112 है और आप 112 कंसीडर करोगे, लेकिन मार्केट में इस प्रॉपर्टी की औकात नहीं कि वो 112 फेच कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम 100 जो मैंने बेचा है उससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब उस केस में क्या होगा कि असेसिंग ऑफिसर रिफर कर सकता है केस को, किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को, कि अब जो क्वेश्चन उठा है वो वैल्यूएशन पे उठा है। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो उस केस में नाउ वीओ विल कम इनटू द पिक्चर, नॉट वीओ बट वीओ, वैल्यूएशन ऑफिसर विल कम्स इनटू द पिक्चर। अब आपने बोला कि भाई देख मैंने प्रॉपर्टी 100 में बेचा है, मार्केट में इसकी औकात नहीं है कि 100 से ज्यादा फेच कर सके। ठीक है, और असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 112 है, तो हम लोग 112 कंसीडर करेंगे। अब वैल्यूएशन ऑफिसर आपका रिपोर्ट लेकर आया, ठीक है, अब यहां पर ऐसा हो सकता है कि वैल्यूएशन ऑफिसर आया और उसने बोला असेसिंग ऑफिसर को कि सर देखो पक्का पता कर लिया है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन द मार्केट इज 115। कितना है, 115। मतलब तुम यहाँ पे जो बोल रहे हो ना कि 100 से ज्यादा इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात तो 115 तक है। मतलब
वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू लेकर आया है 115, वो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा है। क्या लेकर आया वो? 115 लेकर आया, ठीक है, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा है। बट सर उल्टा होता तो? चलो उल्टा समझ के चलते हैं। मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर लेकर आया वैल्यू 102 का, उसने बोला देखो सर मैंने मार्केट में एकदम पक्का सब कुछ रिसर्च कर लिया है और वैल्यू 102 आ रही है। अब हम उस एओ पे चढ़ जाएंगे ऐसे कि देख, बोला था ना मैंने कि मार्केट में इसकी औकात नहीं है भाई इतना, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो 112 बता रहे हो तो बहुत दूर है, पूछ वैल्यूएशन ऑफिसर से। हम वैल्यूएशन ऑफिसर को बताएंगे, उसको बता इसको कितना वैल्यू है, वो क्या बोलेगा 102। अब हम भी बोलेंगे देख 112 नहीं है, मैं मान सकता हूँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतना हायर है बहुत, तो इतना ध्यान में नहीं लेना चाहिए अपने को, ठीक है। तो उस केस में वो आपकी बात मानेगा और आपकी वैल्यू रहेगी 100। लेकिन जैसे ही वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला 115 है सर इसकी वैल्यू तो, और आप तो 100 में बेच के आए हो, ठीक है, तो अब आप बोलोगे नहीं नहीं भाई तू रहने दे, तू जा, ठीक है। अब हम अग्री कर लेंगे उधर, क्या कि तुम कितना बोल रहे हो 112 ना, हाँ ठीक है 112। मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का जो वैल्यू आता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा आता है, ठीक है, तो हम वापस आ जाएंगे, नहीं नहीं भाई तुम बोल रहे हो वो सही है, एओ को हम क्या बोलेंगे, जो तूने बोला वो सही यार, ठीक है, तेरी बात को कौन टाल सकता है। तो फिर हम एसडीवी को ही मान लेंगे कि चलो भाई 112 तो 112, चलो जान छूटी, 3 और बढ़ जाता वरना। समझ में आया? सो अगेन आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स, क्या है ये, लेट्स लुक। अगर सेल कंसिडरेशन का 110 तक का हमें कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से भी ज्यादा है तो उस केस में हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मानेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है बराबर वो एक्सेसिव है, ठीक है, और मार्केट में वैल्यू इसकी बहुत कम है, अब रिफर किसका केस को किया जाएगा, केस वैल्यूएशन ऑफिसर को। अब वैल्यूएशन ऑफिसर आपके पास आता है, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम बोलता है, 112 जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे कम बोलता है, तो हमने जितने में बेचा वो फाइनल, मतलब 100। लेकिन अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी क्रॉस करता है, मतलब हमने बोला था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 112 है वो बहुत ज्यादा है, वो बोल रहा है मार्केट में वैल्यू इसकी 115 है, मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा बोल रहा है, तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर को बाय बाय बोल देंगे कि भाई तू जा इधर से, कुछ मत बताना इसको, ठीक है, और हम 112 मान लेंगे। मतलब अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड करता है, ठीक है, तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फाइनल रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्या मैक्सिमम जो जा सकता है वो कहां तक जा सकता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक जा सकता है, ठीक है, और मिनिमम जो वैल्यू रहेगा वो हमारा सेल कंसिडरेशन रहेगा। अब इसके डिफरेंट केसेस को हम लोग एक बार देखते हैं तो आपको एकदम पक्का हो जाए कि ये क्या कहना चाहता है। लुक देखो, पहला केस, आपने 50 में एसेट को बेचा है, सेल कंसिडरेशन आपका 50 है, अग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 54 मतलब इट इज लेस देन 110%। 50 का 110 कितना होगा, 55, 55 से तो ये कम है। पेमेंट कैसे हुआ है, एनईएफटी। अब एनईएफटी के थ्रू पेमेंट हुआ है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के दिन, तो फिर हम लोग इसी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है, हमें इसका कोई काम नहीं है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना माना जाएगा, 54 लैक्स। अब 50, 54 और 55 ये दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, योर एसडीवी इज लेस देन और इक्वल टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो यहां पर हमारा 50 लाख क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। दूसरा केस सेम, 50 लाख में आपने बेचा, अग्रीमेंट के दिन 54 लाख था, आपने टोकन केस में दिया है, केस में दिया मतलब इसका कुछ काम नहीं है। अब हम इसको ध्यान में रखेंगे, और उस दिन वैल्यू कितना है, 56, 110% कितना होता है, 55, तो 55 और 56, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर 56, क्यों, बिकॉज योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110%, ठीक है, क्लियर। तीसरा केस, अगेन 50 में बेचा, 52 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और आपने कैश पेमेंट किया है, तो इसका कोई रोल नहीं है।
रजिस्ट्रेशन के दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 54 lakhs. नाउ इट इज लेस देन 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन. तो हमारा जो ओरिजिनल सेल कंसिडरेशन है वो कायम रहेगा, मतलब 50 लाख एज इट इज रहेगा. ठीक है, नो एडजस्टमेंट्स, कुछ नहीं करना है. पहले केस में भी नो एडजस्टमेंट था, यहां पर भी कोई नो एडजस्टमेंट है, मतलब 50 का 50 एज इट इज रहेगा. चौथा केस, 50 लाख का वैल्यू 57 है अग्रीमेंट के दिन, और अग्रीमेंट के दिन हमने किया है एनईएफटी, और रजिस्ट्रेशन के दिन तो और बढ़ गया, 60 पहुंच गया. तो हम लोग अग्रीमेंट के दिन वाला स्टैम्प ड्यूटी को जिंदाबाद बोलेंगे, और वो है 57 lakhs. मतलब यहां पर आपका एसडीवी एक्सीड्स 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, दैट इज 55 lakhs, और एसडीवी आपका 57 लाख है. तो 57 lakh विल बी योर डीम्ड सेल कंसिडरेशन. डन, क्लियर. अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर के साथ. 50 लाख का सेल कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा आया 57 lakhs. हमने एक को बोला यार देख औकात के बाहर जा रहा है, ठीक है, 50 की एसेट की औकात है, तू 57 बोल रहा है, और 50 का 110 क्या होता है, 55. यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज्यादा है, तो एओ ने बोला हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल प्राइस मान लेंगे. आपने वीओ को बुलाया कि देख भाई इसको थोड़ी औकात बता इसको, ठीक है. मशीन, अब वीओ आया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने आके बोला कि सर इसकी वैल्यू हो सकती है 52. देखो 50 से तो ज्यादा बोला है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कितना है, कम. मतलब यहाँ पर हमारी बात सही निकली. हमने एओ को बोला कि देख भाई इसकी औकात 57, तो 57 तो है ही नहीं, ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफिसर भी बोल रहा है. मतलब यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफिसर का जो वैल्यू आया वो लेस देन एसडीवी आया. तो उस केस में हमारा सेल कंसिडरेशन कंटिन्यू करेगा. मतलब दोनों का लोअर कितना निकला, 52. 110% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी सेल कंसिडरेशन इज 55. तो 55 से ये कम निकला, तो हम 50 लाख कंसिडर करेंगे यहाँ. ठीक है, 50 लाख का सेल कंसिडरेशन, 57 lakhs हमारा एसडीवी. अगेन वैल्यूएशन ऑफिसर ने आके बोला 56 लाख है. कितना है, 56 लाख. ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों का लोअर कितना हुआ, 56 लाख. 110% कितना हुआ, 55 लाख. तो हम कितना लेंगे, 56 lakhs इन दिस केस. ठीक है, क्योंकि 110% से ज्यादा है. डन. 50 लाख का सेल कंसिडरेशन, 57 लाख का एसडीवी, एफएमवी 60 लाख से लेकर आ गया, वो हमसे भी ज्यादा. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा लेकर आ गया. तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो फिर हम उसको मना कर देंगे, भाई हमें मंजूर है. आपने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोला वो क्या है, मंजूर है. 110 होता है 55, तो यहाँ पर इट इज ग्रेटर देन दिस. ये भी यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन दिस. तो उस केस में कितना आएगा, 57 lakhs. ठीक है, तो एक बार आप थरोली इसको गो थ्रू कर लेना, ये दोनों एग्जांपल्स, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी इसके अंदर मिल जाएगी. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन, 50 का क्वेश्चन हम लोग डिटेल में इंक्लूड करेंगे, मतलब वी डोंट हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर दिस. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं हमने यहाँ पर. ठीक है, इसमें एग्जाम्पशन साथ में है, सो एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पशन के साथ ही इसको कंसिडर करेंगे हम लोग. एसटीवी के क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पशन के साथ करेंगे. ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन यहाँ पर 54B का है जो मुझे आपको करवाना है, ध्यान से समझना, टेक्स्ट प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. लुक,
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। A balance sheet of JB Opticals Limited as on 31st March 25 reads as under. स्लम सेल का क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। पेड अप कैपिटल है 2,52,52,00,000 252। फिक्स असेट बनता है यूनिट ए और यूनिट बी का, बाइफर्केशन यहाँ पर दिया है। फिक्स असेट है 1 करोड़ का, डेटर्स 1 करोड़, लायबिलिटीज, स्टॉक इन ट्रेड, रिजर्व, शेयर प्रीमियम, ये सब आपको दिया हुआ है। द कंपनी एक्वायर्ड यूनिट बी ऑन 1st of April 2022। अब 1/4/22 को यहाँ पर एक्वायर किया है। इसको अगर लॉन्ग टर्म होना हो तो कम से कम 1/4/25 मतलब 1/4/22 से 31st March 25 यहां तक ये शॉर्ट टर्म रहेगा। 1/4/25 को अगर सेल किया जाता है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, 36 महीने लगते हैं, 3 साल। They made certain capital additions on the form of generator set and additional building etc. for 25 lakhs during the year 2022-23। 22-23 में कुछ उन लोगों ने 25 लाख का एडिशंस किया। ठीक है। The member of the company have authorized the board in their meeting held on 28th of January 2025। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की यह घटना है। टू डिस्पोज ऑफ द यूनिट बी, यूनिट बी को बेचने की बात हो रही है यहाँ पर। द कंपनी डिसाइड टू सेल यूनिट्स सेल बी बाय स्लम सेल और फॉर 225 lakhs, 2,25,00,000 में सेल होने की बात हो रही है। द बायर इज कीन टू बाइंग द यूनिट एट द अर्लीस्ट। सामने वाला बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसको खरीद लेना है। ठीक है, प्रिफरेबली बिफोर 31st March 25। 31st March 25 से पहले खरीद लेना चाहता है ये। तो 31st March 25 से पहले अगर हमने डील करी तो ये शॉर्ट टर्म रहेगा, और उसके बाद डील होती है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो एक दिन का फर्क क्या होता है। ठीक है, अ वेरी गुड क्वेश्चन। JB Opticals has offered 6% discount if the buyer closes the sale and makes the payment between 1st April 25 and 30th April 25। अब हमने उसको ऐसा बोला है कि काम कर भाई, 31st मार्च भूल जा, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का टाइम देते हैं, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और फायदा क्या हो जाएगा, अपने लिए वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, पहले बेचते तो शॉर्ट टर्म, 31st मार्च के बाद जाता है तो लॉन्ग टर्म। उस केस में हम लोग उसको 6% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। Since the company would be able to avail the benefit of concessional rate of tax on LTCG, accordingly, this discount would not be available if the sale is completed and the payment is made before 31st March 25। अगर 30 मार्च 25 से पहले हो जाता तो शॉर्ट टर्म होता, और शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ टैक्स थोड़ा कम है। ठीक है, तो यहां पर किस बात के लिए हमें यहाँ पर डिसीजन लेना है कि अगर आप एक दिन के बाद मतलब 25 में बेचते हो 1st अप्रैल 25 को, तो आपका लॉन्ग टर्म गेन होगा और आप पर टैक्स आता है 12.5%, और उससे पहले सेल होता है तो टैक्स आता है 20%। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज और ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप तुम अप्रैल में जाते हो तो हम आपको 6% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो अब यहां हमें ये देखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा। फाइन, लुक, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी the measure of tax planning determine the date of sale keeping view the capital gain tax। assume that the WDV of the fixed asset as per section 43(6) is 120 lakhs। आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, would your answer change if the buyer is ready to accept the discount of 5% and other facts remaining the same। अगर 5% डिस्काउंट होता तो क्या होता। ठीक है, लुक, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन हमारा होता है 2,25,00,000। ठीक है, अगर आप 31st मार्च 25 से पहले बेचते हो तो 2,25,00,000, और अगर 31st मार्च 25 के बाद जाता है तो 2,25,00,000 में से हम लोग 6% क्या ऑफर करेंगे, उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। सो दैट इज 1350। सो हमारे हाथ में नेट सेल कंसिडरेशन आएगा 2,25,00,000 और 2,11,50,000, मतलब हम 13.5 लाख यहाँ पर उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या टैक्स में हमको 13.5 लाख का बेनिफिट होता है,
उससे ज्यादा होता है, उससे कम होता है, क्या होता है? ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन फिक्स हो गया। अब हमें यहाँ पर माइनस करना है नेटवर्थ। स्लम सेल का क्वेश्चन है सेक्शन 50B, तो यहाँ पर माइनस होगा नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी है? सो नेटवर्थ हमें यहाँ पर कंप्यूट करके दिया है। एक तो ये रहा, देखो WDV ऑफ द फिक्स एसेट 120, डेटर्स है 75 lakhs का, ये रहे 75 लाख के डेटर्स, 75 lakhs के। स्टॉक इन ट्रेड 25 लाख, तो 25 लाख का स्टॉक इन ट्रेड है, ये भी हमने ऐड कर दिया एज पर बुक्स, ये दोनों एज पर बुक्स। ठीक है, 220 हुआ, लायबिलिटी 50 लाख की है, तो 170 इज अ नेटवर्थ। 170 50 लाख का हमने लायबिलिटी माइनस कर दिया। ठीक है, और ये सारे एडिशंस तो ऑलरेडी कहाँ हो चुके थे, 22-23 में हो चुके थे, और 22-23 में होकर हमको यहाँ पर WDV दे के रखी है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो पेटेंट का किया था वैसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला नहीं कि उस पर डिप्रिसिएशन अब तक चार्ज नहीं किया है। हाँ, अगर ऐसा क्लियरली बोला होता कि डिप्री चार्ज नहीं किया है तो हम लोग उसको डिप्रिशिएट करके यहाँ तक पहुंचते। ठीक है, सो 170 इज देयर नेटवर्थ, तो नेटवर्थ माइनस कर दिया 170 एंड 170। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, दैट इज 55 lakhs का। यहाँ पर शॉर्ट टर्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म होगा, दैट इज 4150। ठीक है, अब टैक्स रेट, टैक्स रेट अपना यहां पर लगेगा टैक्स प्लस HEC एट द रेट 4%। ठीक है, अब यहां पर कंपनी है तो कंपनी के लिए फ्लैट होता है 30% प्लस 4% मतलब 1.20 HEC, सो इट इज 31.20%। और यहां पर आएगा 12.5% ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नया रेट है। ये रेट के बारे में भी हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो करंटली हम लोग 12.5% यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, प्लस 4% सेस दैट इज 0.5, सो दैट इज टोटल होता है 13%। ठीक है, तो यहां पर हमारा टैक्स लायबिलिटी आता है 17,16,000 और यहां पर टैक्स लायबिलिटी आता है 5,39,000। ओके, तो अगर हम कैश फ्लो के बारे में बात करें, देखो ये दिमाग में भी नहीं आएगा कैश फ्लो के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अगर आपने ऐसा किया है तो ही आपको एग्जाम में पता चलेगा। ठीक है, लुक, तो आपको यहां पर पैसे आए कितना, 2,25,00,000, आपको देना कितना पड़ा 1716, तो आपके हाथ में कैश बचा है 2,07,84,000 का। दूसरे केस में क्या होगा, 2,11,50,000 आपके हाथ में आएगा, 539 आपका टैक्स पे होगा, तो आपके हाथ में बचेगा 2,06,00,000। तो यहां पर टैक्स को अगर देखें तो हमें दिखता है ये ल्यूक्रेटिव बहुत है, लेकिन अगर डिस्काउंट को माइनस करते हुए देखें तो हमें यहां पर लॉस हो रहा है। तो हम यहां पर 6% के केस में हम क्या चाहेंगे कि 6% के केस में हम यहां पर बिफोर ही कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो असेसिस एडवाइज टू इफेक्ट द स्लम सेल बिफोर 31 मार्च। भले आपको हायर रेट से टैक्स पे करना पड़ रहा है तो आपको फायदे में हैं आप लोग। ठीक है, 6% डिस्काउंट ऑफर करना आपके लिए ज्यादा नुकसान वाला केस है। तो ईयर योर कैश फ्लो इज हायर, तो आपको यहाँ पर ये चीज इजीली पता चल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अगर 5% डिस्काउंट होता तो क्या, तो 5% डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट 11,25 का हो जाता। ठीक है, और आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन होता 4375 और टैक्स रेट आपका आता यहाँ पर 55 लाख का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन और यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म गेन होता 43 lakhs का, तो टैक्स आता 1716 और 568। और अगर कैश फ्लो कंसिडर करें तो 2,07,00,000 एज इट इज और 2,08,00,000, मतलब अगर 5% एक्सेप्ट करने को अगर रेडी है तो हम लोग यहाँ पर 1/4/25 के बाद ही इसको सेल करेंगे, इफेक्ट आफ्टर 31 मार्च। फाइन, सो यहाँ पर आज हमारा जो डिस्कशन था दैट वाज ऑल अबाउट 50B 50C एंड 50AA। ठीक है, 50C के क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग एग्जाम्पशन के साथ इस पर इसको कंसीडर कर लेंगे। अब छोटा सा एक सेक्शन है, ले लेते हैं 50CA। 50CA is what? It is a FEOC for a transfer of shares other than quoted share। ठीक है, कोटेड शेयर मतलब जो मार्केट में कोट हो रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा जो भी शेयर्स है
उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लिया जाएगा? लुक, सिंपल सा केस है। अगर आपका जो सेल कंसीडरेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, where the consideration received or accruing it is less than fair market value as a result of the transfer by an assessee of a capital asset being a share of a other than quoted shares is less than fair market value। तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू की क्या ले लेंगे? एफईओसी ले लेंगे। सिंपल। अगर अनकोटेड शेयर्स है, राइट, अगर आप उसको सस्ते में इश्यू करते हो, सस्ते में, तो भी हम वो क्या मान लेंगे? उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को हम क्या मानेंगे? एफईओसी मानेंगे। एक सिंपल सा प्रोविजन था। अब यहाँ पर जो रूल की बात करिए 11 यूए, इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आईसीआई हमको जो भी क्वेश्चन देगा उसमें आपको सीधा फेयर मार्केट वैल्यू देके रखेगा। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट 50 CA। बहुत सिंपल है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो हम लोग एफएमवी ही ध्यान में रखेंगे। कोटेड शेयर में ऐसा कोई इश्यू होगा नहीं, बिकॉज कोटेड शेयर तो मार्केट में रेगुलरली कोट होगा, तो यू कैन इजीली गेट द फेयर मार्केट वैल्यू। और जब आप मार्केट में सेल करोगे तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू से ही वो सेल होगा। ठीक। फिर 50D is talking about FMV deemed to be full value of consideration in certain cases। मतलब if consideration is received or accruing as a result of the transfer of capital asset by the assessee is not ascertainable या फिर not determinable, मतलब you are not able to determine कि आपने कितने में बेचा, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा। बिकॉज पुराने कुछ केस के जजमेंट है, उसमें ऐसा है कि अगर आप जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं, आपको सेल कंसिडरेशन है, कॉस्ट है, अगर आप उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में यू आर नॉट एबल टू कंप्यूट द कैपिटल गेन, तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगाया जाता था। इसलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ऐसा एक प्रोविजन रखा है कि अगर वो डिटर्मिनेबल नहीं है कितने में आपने बेचा वो, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू देख लेंगे और उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन 51, ये एक लास्ट हम खत्म करते हैं तो हमारे स्पेशल प्रोविजंस खत्म हो जाए आज। सेक्शन 51 इज टॉकिंग अबाउट एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड। अब मान लो आप कोई प्रॉपर्टी में डील करते हो और आपको एडवांस पैसा मिला हुआ, टोकन मनी। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई देखने आया, उसने बोला हमको ये पसंद है, ये रहा टोकन, सगुन रखिए आप, 1 महीने बाद बाकी का पैसा हम लोग पे करेंगे और हम ये प्रॉपर्टी को परचेज कर लेंगे। अब मान लो 1 महीने के बाद ना चिट्ठी ना संदेश, जाने कहिए तुम कौन से देश, ना ही उसका कोई अता पता है ना कुछ, या फिर उसने ऐसा बोला भाई हमको ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए अब, ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो आपने जितना भी उसने सगुन दिया था वो आपने फॉरफिट कर लिया। ठीक है, अब टोकन मनी आपने जैसे ही फॉरफिट किया, असेसिंग ऑफिसर ने आपको देखा, वो सीधा आपके पास पहुंचा कि मुबारक हो, आपको फायदा हुआ है, ये जो आपने टोकन मनी फॉरफिट किया उसका, उस पर हमें टैक्स चाहिए। ये निर्मला कहीं भी पहुंच जाएगी, ठीक है, आपको जरा सा भी फायदा होगा, निर्मला इज देयर। ठीक है, तो यहां पर आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पर सिनेरियो क्या था? यहां पर सिनेरियो ऐसा था कि बिफोर 1414, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, 1414, 1414 मतलब 1414, 1 अप्रैल 2014 या उससे पहले अगर आपको एडवांस रिसीव्ड हुआ है, फॉरफिचर का डेट नहीं देखना है, एडवांस रिसीव का डेट देखना है। अगर आपको एडवांस 1414 से पहले रिसीव हुआ है, फिर आपने फॉरफिट कभी भी क्यों ना किया हो, इफ इट इज रिसीव्ड बिफोर 1414, तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा था कि आपको जब ये असेट बेचो, ठीक है, मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, बंगलो है आपका, आपने उस बंगलो का टोकन लिया था 10 लाख रुपए का, 5 करोड़ का वो बंगलो है, 2013 में आपने 10 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए। मान लो 13 में जैसे आपने 1 महीने के बाद मान लो डील ना हो पाई, आपने 10 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए। अब यहां पर क्या होता था कि ये जो एडवांस रिसीव हुआ था वो 1/4/14 से पहले रिसीव हुआ था। सो एनी एडवांस रिसीव्ड बिफोर 1414, उसमें ऐसा प्रोविजन है कि ये आपको याद रखना है कि आपने एडवांस फॉरफिट किया है। जब आप असेट को बेचोगे, अब मान लो असेट आपने फाइनली सेल करी 2022-23 में, 2022-23 में, तो तब जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करने बैठोगे, तब आपको क्या करना है कि उस असेट की जो कॉस्ट आप लोग लोगे ना, उसमें से ये 10 लाख रुपए माइनस करना है।
मतलब आपको कॉस्ट में से माइनस करना है और उसके बाद इंडेक्सेशन लगाना है। मतलब इंडेक्सेशन से पहले आपको ये एडवांस मनी क्या करना है? माइनस कर देना है। ठीक है? तो इस झंझट में क्या होता था कि कोई टोकन लिया, फॉरफिट हुआ, फिर इंतजार करना पड़ता था बहुत। कि प्रॉपर्टी जब बेचेंगे तब उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है? और कोई एसएससी ने मान लो उसको बाद में माइनस किया ही नहीं। तो उस केस में इनकम टैक्स ने 1414 के बाद ऐसा चेंज कर दिया कि अगर आपको कोई एडवांस 1414 के बाद रिसीव होता है और अगर वो 1414 के बाद आया है और आपने फॉरफिट किया है, तो जिस साल में फॉरफिट किया उस साल में टैक्सेबल होगा। रिसीव किया उस साल में नहीं, क्योंकि रिसीव करते टाइम पता नहीं था फॉरफिट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है? तो जिस साल में फॉरफिट हुआ उस साल में टैक्सेबल होगा। सो इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर अंडर आईएफओएस। ठीक है? तो 1414 से पहले हो तो कॉस्ट में से माइनस करेंगे। 1414 के बाद हो तो क्या करेंगे हम लोग? आईएफओएस में ट्रीट करेंगे इसको एज ए टैक्सेबल इनकम। सिंपल। सो इट वाज ऑल अबाउट स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द कैपिटल गेन। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में एग्जम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और सीए बनिए। ठीक है? चलिए, गुड बाय।